क्या होते हैं? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। क्या होते हैं? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड्स। जो ये क्या है? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। सारे सी जो वर्ल्ड में ना, जैसे हमारे देश का सीए इंस्टीट्यूट है, ऑस्ट्रेलिया का भी कुछ है, हर इंग्लैंड का भी है, सबने सारे सीए इंस्टीट्यूट मिल गए और एक ये बनाया इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। अब इन्होंने क्या बनाया? उन सब ने मिलकर प्रिंसिपल्स एंड गाइडलाइंस बनाई है। क्या बनाई है? कि वर्ल्ड वाइड अकाउंटिंग कैसे होगी। वर्ल्ड वाइड अकाउंटिंग अब बन गए हैं, लेकिन अभी अडॉप्ट पूरी तरह से नहीं हुए। बन तो गए हैं लेकिन पूरी तरह से अभी अडॉप्ट, लेकिन जिस दिन अडॉप्ट हो जाएंगे तो पूरे वर्ल्ड वाइड अकाउंटिंग क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। अभी अलग अलग होती है, लेकिन जिस दिन ये अडॉप्ट हो गया तो वर्ल्ड वाइड अकाउंटिंग सेम होगी। तो वो जो IFRS क्या है? हाँ, तभी तो बस एक दो पेपर, अभी तो जैसे एग्रीमेंट है, मोस्टली एग्रीमेंट हो गया, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में एग्रीमेंट है कि अगर वहाँ की सीए, तभी तो कह रहा हूँ यहाँ की सीए मत करो, ऑस्ट्रेलिया की सीए करो। वहाँ की आसान है, यहाँ पे भी हो जाएगा, एक या दो पेपर क्लियर करना पड़ेगा। एग्रीमेंट हो गया कि जो बंदा ऑस्ट्रेलिया होगा वो इंडिया में आकर प्रैक्टिस कर सकता है, इंडिया वाला ऑस्ट्रेलिया में प्रैक्टिस कर सकता है। एक या दो पेपर क्लियर करने पड़ेंगे, वो भी बहुत आसान होते हैं। समझ आ गई बात? तभी तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि क्या कहते हैं, आप सीए करनी है तो ऑस्ट्रेलिया करो, इंडिया की करने का फायदा नहीं है। तो देखो जी, क्योंकि मोस्टली 90% अकाउंटिंग सेम हो चुकी है, वो जो एक दो पेपर है उसमें डिफरेंस है। कि डिफरेंस क्या क्या? दीज आर द IFRS क्या है? दीज आर द गैप्स, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और गाइडलाइंस। और गाइडलाइंस किसने इशू किया? इशूड बाय IASB, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। पूरा डबल ए आर गैप्स, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और गाइडलाइंस। सो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल और गाइडलाइंस issued by IASB, International Accounting Standard Board, for preparation and presentation of financial statements, preparation and presentation of financial statements, for preparation and presentation of financial statements, so that वर्ल्ड वाइड अकाउंटिंग सेम हो जाए, वर्ल्ड वाइड अकाउंटिंग सेम हो जाए, पूरे वर्ल्ड में अकाउंटिंग सेम हो जाए। यानी कि इसलिए बनाए जा रहे हैं जो, ताकि वर्ल्ड में अकाउंटिंग सेम हो जाए। जिस दिन ये सबने अडॉप्ट कर लिए, कहीं के भी सीए कर लेना, हर जगह वैलिड होगी, इससे भी फायदा हो जाएगा। लेकिन कई बार हमारा एग्रीमेंट हुआ है कई कंट्रीज के साथ, जिनके साथ हमारा एग्रीमेंट हो रखा है, आप सीए इंडिया में करो, उनके वहाँ जाकर प्रैक्टिस कर सकते हो एक या दो पेपर क्लियर करके। लेकिन इससे अच्छा फायदा ये है, उनकी क्लियर कर लो और यहाँ पे प्रैक्टिस कर लो, इंडिया की प्रैक्टिस कर लोगे, वहाँ पे भी कर लोगे। मेन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की वैल्यू होती है। हाँ, जो अब जो इंडिया के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है और जो IFRS है उनमें क्या डिफरेंस है? इंडिया के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंडियन एएस एंड इंटरनेशनल एएस, जो इंटरनेशनल IFRS है, जो IFRS उनमें क्या डिफरेंस है? जो इंडियन एएस है और IFRS जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, जिन्हें इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोला जाता है, IFRS को इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोला जाता है, उनमें क्या डिफरेंस है? ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। क्या डिफरेंस है? पहला, एसेट की वैल्यू किस वैल्यू पे रिकॉर्ड होती है? मैंने तो बताया था, हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। एसेट की वैल्यू इंडिया में कैसे रिकॉर्ड होती है भाई? हिस्टोरिकल वैल्यू पे। किस वैल्यू पे रिकॉर्ड होती है? ओरिजिनल प्राइस। किस पे रिकॉर्ड होती है? जिस प्राइस पे खरीदा। कॉस्ट कंसेप्ट, मशीन की वैल्यू किस पे रिकॉर्ड होगी? ओरिजिनल प्राइस। किस प्राइस पे रिकॉर्ड होगी? हिस्टोरिकल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस और हिस्टोरिकल प्राइस। और इंटरनेशनल इसमें किस पे रिकॉर्ड होती है? मार्केट वैल्यू पे। किस पे रिकॉर्ड होती है? मार्केट वैल्यू पे। मार्केट वैल्यू की जाती है साल के एंड में कि कितनी वैल्यू है उसके ऊपर रिकॉर्ड की जाती है। यानी जिस दिन हमने इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अडॉप्ट कर लिए, जिस दिन हमने इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अडॉप्ट कर लिए, उस दिन एसेट की वैल्यू किस पे रिकॉर्ड करनी पड़ेगी आपको? मार्केट वैल्यू पे। अभी हमने इंडियन एएस फॉलो कर रहे हैं, इस वजह से हम इसको जिस प्राइस पे खरीदा उस प्राइस पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन हमने इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अडॉप्ट कर लिए, उस दिन हमारी अकाउंटिंग चेंज हो जाएगी। उस दिन हमें एसेट को हर साल के एंड में देखना पड़ेगा उसकी मार्केट वैल्यू क्या है।
और उस पर मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। यानी वर्ल्ड वाइड अकाउंटिंग में एसेट को रिकॉर्ड किया जाता है साल के एंड में जितनी उसकी मार्केट वैल्यू है, लेकिन इंडिया में रिकॉर्ड किया जाता है उसकी हिस्टोरिकल वैल्यू पे। जिस दिन हमने इंडियन एएस से इंटरनेशनल एएस अडॉप्ट कर ली है तो इंडिया में भी अकाउंटिंग में आपको एसेट को उसकी मार्केट वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी और मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। समझ आ गई बात? मैंने उसके ना एक्सपर्ट वैल्यू में होता क्या इंडिया में भी ना कई जगह लिखा हुआ है कि ना वैल्यू कराओ, एक्सपर्ट से वैल्यू कराओ। हर चीज़ के एक्सपर्ट वैल्यूअर होते हैं, प्रॉपर्टी के भी वैल्यूअर होते हैं, ज्वेलरी के भी वैल्यूअर होते हैं, जिन्हें गवर्नमेंट ने सर्टिफिकेट दे रखा होता है कि ये लोग वैल्यू करते हैं। साल के एंड में उन्हें सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा आप लोगों को कि भाई ये हमारे एसेट की ये वैल्यू है, वो सर्टिफिकेट देगा, उस वैल्यू पे आपको वैल्यू करना पड़ेगा। इसके लिए एक्सपर्ट प्रॉपर्टी के भी वैल्यूअर्स होते हैं जो गवर्नमेंट द्वारा रजिस्टर्ड होते हैं। ज्वेलरी के लिए ज्वेलर्स, कई ज्वेलर्स रजिस्टर्ड है, उनसे सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। तो जिस दिन ऐसा रूल बन गया इन लोगों की भी चांदी हो जाएगी जो रजिस्टर वैल्यूअर है, जो आपके एसेट्स के होंगे वो रजिस्टर वैल्यूअर होंगे गवर्नमेंट के, उनसे आपको सर्टिफिकेट लेना होगा। उसके बाद आपको एसेट को उस वैल्यू पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो पर्सनल वाइज तब भी नहीं होगा, वो वैल्यूअर बताएंगे कितनी वैल्यू है। आगे चलते हैं जी। फिर वो जो प्रिंसिपल्स, नेचर, वो जो ये जो इनकी नेचर है ना इंडियन एस के रूल बेस्ड है। क्या है ये? रूल बेस्ड। रूल क्या होते हैं? डूज एंड डोंट्स बताते हैं, डूज एंड डोंट्स। ये बताते हैं क्या करना है और क्या नहीं करना। क्या बताते हैं? क्या करना है एंड, ठीक है। लेकिन ये ना सजेस्ट ये प्रिंसिपल जो है ये प्रिंसिपल बेस्ड है, गाइडलाइंस है। ये प्रिंसिपल है, गाइडलाइंस है, ये जनरल गाइडलाइन। आपको फॉलो करना है नहीं करना आपकी मर्जी है। बेस्ट सोल्यूशन बता रहे हैं, फॉलो करना है नहीं करना आपकी मर्जी है। ये बेस्ट सोल्यूशन बताएंगे, क्या कर रहे हैं बताएंगे। तो ये जनरल गाइडलाइंस है, जनरल गाइडलाइंस। ये क्या है? प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल है, ये रूल बेस्ड है, ये रूल बेस्ड है। डूज एंड डोंट, ये करना है ये नहीं करना, ये बताते हैं। टाइम पे आना है, लेट नहीं आना, बस ये डूज एंड डोंट। ये जनरल गाइड, ये प्रिंसिपल सजेस्टिव है। क्या है ये? बेस्ट सोल्यूशन बताते हैं। क्या बताते हैं? ये थोपते नहीं है अपना, ये सबसे बेस्ट तरीका बताते हैं कि ऐसे कर लो। बेस्ट सोल्यूशन बताएंगे ये आपको। समझ आ गया? जो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 1 नंबर से 2 नंबर में आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, ये चैप्टर खत्म हो गया है ये। ठीक है, इसमें भी लिखा हुआ है पेज नंबर 94 पे भी लिखा हुआ है मेन डिफरेंस बिटवीन IFRS एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। IFRS प्रिंसिपल बेस्ड, ISR रूल बेस्ड। फिर IFRS आर फेयर वैल्यू मतलब मार्केट वैल्यू, एंड ISR हिस्टोरिकल कॉस्ट। ठीक है, जो चैप्टर खत्म है, क्लास भी खत्म है। नेक्स्ट क्लास से कौन सा चैप्टर शुरू करेंगे? रूल्स और डेबिट क्रेडिट एंड जर्नल। 2 चैप्टर एक साथ शुरू करने जा रहे हैं, रूल्स और डेबिट एंड क्रेडिट एंड। एक बात और उदाहरण थी, उस टेस्ट जो जर्नल का टेस्ट होता है और रूल्स और डेबिट क्रेडिट का टेस्ट होता है 2100 रुपये का होता है। कितने का होता है? क्योंकि सर अकाउंट्स का अभी तक तो हम अकाउंट्स कर ही नहीं रहे थे ना, अकाउंट तो शुरू हो रहा है। जिसको वो चैप्टर आ जाता है जर्नल एंड रूल्स और डेबिट क्रेडिट, उसका समझ लो अकाउंट स्ट्रॉन्ग हो गया। तो ऐसा नहीं है ना, वो ना बेस है, बेस चैप्टर है, फाउंडेशन चैप्टर है। जिसको वो चैप्टर आ जाता है उसका अकाउंट का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो जाती है। क्या हो जाती है? 12th में भी दिक्कत नहीं है, 12th में भी ये काम आता है और 12th का भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है जी, तो मेरा तरफ से अगली क्लास से मतलब समझ लो अब अकाउंट शुरू होने जा रहा है। अगली क्लास से मंडे से क्लास अकाउंट शुरू होने जा रहा है। अभी तक अकाउंट नहीं हो रहा, अकाउंट की थ्योरी उतारा था मैं तो, अभी तो असली चीज़ अब शुरू होने जा रही है। क्या संडे ना क्लास है ना टेस्ट है? टेस्ट कब है? अगले संडे चैप्टर 1 एंड 3 का। ठीक है जी, क्या मंडे को क्लास है जी? आज फ्राइडे है ना, अब मंडे को सीधा क्लास है। चैप्टर 6 एंड 8 शुरू करेंगे, रूल्स और डेबिट क्रेडिट एंड जर्नल। ठीक है जी, धन्यवाद।